203 सितंबर को आपको कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसका दोस्तों मैं आपको फास्ट क्या सॉल्यूशन बताते जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों आपको जानते हैं कि दोस्तों जो हमारे तो आप सभी को पता है कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बैंक से ही रहते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को अगर आप तैयार कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक में दिए हुए प्रश्नों को और ऑब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं तो फिर आप स्कोर करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें मैंने दोस्तों आपके सभी अध्यायों के ऑब्जेक्ट कवर करा दिए हैं। पहली पुस्तक से आपके 6 अध्याय और दूसरी पुस्तक से आपके 2 अध्याय पूछे जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मैंने ऑब्जेक्ट कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए आप कह रहे थे तो हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम क्या है क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। थोड़ा मैं आपको क्या है काफी सारे इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे, ओके हमें सब कवर करना है, बहुत कम समय है, ओके इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में थोड़ा आंसर तैयार किया है। तो मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा, तो आप क्या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ओके तो देख लेते हैं। पहला सबसे पहला अध्याय आ जाता है हमारा भूगोल एक विषय के रूप में। इसके हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले अध्याय से आपके 2 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है भूगोल विषय के अध्ययन की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो आंसर आपका क्या आएगा, भूगोल विषय के आपके अध्ययन की 2 उद्देश्य क्या होते हैं। पहला है स्थानिक जागरूकता का विकास करना, मानव पर्यावरण अंतर संबंध का विश्लेषण करना, ये होता है। देखिए कोई भी देखिए जब क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन लिखें तो दोस्तों आपको प्रयास करना है कि उसे पॉइंट में लिखें। पॉइंट में लिखते हैं तो आपका जो उत्तर होता है स्पष्ट होता है, टीचर तुरंत समझ जाएगा, तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। तो थ्योरी से बचकर आपको क्या है पॉइंट में अपने उत्तर देने चाहिए। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में देखिए प्रयास किया होगा कि मैं आपको क्या है पॉइंट दूं, और पॉइंट से याद करने में भी आसानी होगी। अब आपको याद करना है कि भूगोल विषय के अध्ययन के उद्देश्य तो आपके स्थानिक जागरूकता विकास करना, मानव पर्यावरण अंतर्गत विश्लेषण करना, ये बस माइंड में आपको रखना है। बाकी एक बार पढ़ लेंगे तो ये अपने पॉइंट डिटेल का अंदर से आप अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। दूसरे द्वैतवाद से आपका क्या है, तो द्वैतवाद हमारा क्या होता है, द्वैतवाद का अर्थ है किसी एक विषय को ज्ञान की 2 शाखाओं में विभाजित करना। भूगोल में यह विभिन्न दृष्टिकोण उपागमों जैसे भौतिक बनाम मानव भूगोल, क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल के बीच विभाजन को दर्शाता है। जैसे विषय वस्तु का क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो आपका दिया हुआ है विषय वस्तु क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की 2 शाखाएं, पहला आपका जलवायु विज्ञान, दूसरा है आपका भू आकृतिक विज्ञान। ये 2 शाखाओं के दिए हुए हैं, तैयार दोस्तों आपको कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं। तो जलवायु विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, क्योंकि जैसे पेपर देने चाहें तो इससे 2 घंटे पहले आपको क्या है फास्ट स्क्रीन जो शॉर्ट अगर लिया होगा तो स्क्रॉल करके आप तुरंत क्या है पढ़ सकते हैं इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाकी मैं परफेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखाते ही जा रहा हूँ। ओके तो जलवायु विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जो किसी क्षेत्र की औसत मौसमी दशाओं, उनके कारणों, वितरण, उनके प्रभाव को अध्ययन करती है। 2 नंबर के हिसाब से मैंने पूरा सॉर्ट आउट किया है, तो कम समय है तो जल्दी आप क्या है अच्छे से तैयार कर सकें। भूगोल में तकनीकी की 2 महत्व आपको बताने हैं। तो भूगोल में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो इसका क्या महत्व है, स्थानिक विश्लेषणों और मानचित्रण, पर्यावरणीय निगरानी और प्रबंधन, ये इसके क्या महत्व दिए गए हैं। फिर आपको भूगोल के 2 महत्व पूछे गए हैं। तो भूगोल के 2 महत्व आपके पहला है वैश्विक समझ को बढ़ावा देना, दूसरा है पर्यावरणीय चुनौतियों को समझना। तो नेक्स्ट है मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल की 2 शाखाएं आपका जनसंख्या भूगोल, दूसरा है दोस्तों आपका आर्थिक भूगोल। तो ये आपकी मानव भूगोल की 2 शाखाएं हैं। फिर भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं आपको बताने हैं। तो भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं आपका जलवायु विज्ञान, दूसरा आपका रहने वाला समुद्र विज्ञान। तो ये हमारी भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं हैं, तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारे पहले अध्याय के जितने भी क्वेश्चन थे इनका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आपका क्या 2 ही नंबर के क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों हमारा अध्याय 2 आ जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस अध्याय से दोस्तों हमारा 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 में से अगर आपका है 3 या 4 क्वेश्चन पढ़ लेते तो 3 नंबर दोस्तों आपके फिक्स हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के उद्भव एवं विकास के क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेकर तैयार आपको जरूर कर लेना है। पृथ्वी के उद्भव एवं विकास का क्रम विस्तार का आपको वर्णन करना है। तो आपका पृथ्वी का निर्माण 4.54 अरब वर्ष पहले सौर निहायिका से हुआ था, या धूल के गैसों के मिश्रण के संचयन से बनी थी, इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हाई चांस है कि आपके पेपर में आपके टीचर आपको दें बिग बैग सिद्धांत का विशेष वर्णन कीजिए। प्रीवियस पेपर में क्योंकि एक का क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ चुका है, तो बिग बैग का सिद्धांत आपको विस्तृत वर्णन करना है। तो आपका दिया बिग बैग का सिद्धांत। बिग बैग का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत माना, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कई सिद्धांत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो है बिग बैग का सिद्धांत। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के अत्यधिक सघन बिंदु में सिमटा हुआ था एक महाविस्फोट के कारण
इसमें सिमटा हर कण फैल गया जिससे क्या ब्रह्मांड की रचना हुई, ये आपका दिया हुआ है। तो ये के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट कर दिया, इसे आप क्या फिर तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से भी आप और पढ़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है पृथ्वी पर स्थल मंडल के विकास को समझाइए। पृथ्वी पर स्थल मंडल के विकास के बारे में आपका दिया हुआ है, ये आपका पृथ्वी पर स्थल मंडल के विकास को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर वायुमंडल व जलमंडल का विकास किस प्रकार हुआ है, समझाइए। फिर विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण आज के वातावरण से कैसे भिन्न, दोनों की तुलना की, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिग बैंग का सिद्धांत आपको पढ़ के रखना है, ये वाला आपको तैयार करना है। ये आपके क्रम से देखिए सॉल्यूशन दिए, तीसरा चौथा पांचवा छठवां क्रम से दिए उसका सॉल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया, जितना आपका शॉर्ट हो सकता है कम शब्दों में जितना अच्छे से हम बता सकते हैं उतना मैंने इसमें प्रयास किया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा आपको शॉर्ट आउट भी किया गया है और पूरी बातें भी यहाँ मैंने आपकी बताई गई हैं। ओके, तो ये आपको तो बिग बैंग का देखिए यहाँ सिद्धांत जरूर पढ़ के रखिएगा, क्योंकि हाई चांस है कि आपको टीचर ने इस बार से मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन बता दिए। जैसे बिग बैंग का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, ये वाला आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं अध्याय 3। अध्याय दोस्तों हमारा 3 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें सबसे पहले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आने हैं। 2 नंबर में पहला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के मेंटल की 2 विशेषताएं लिखिए। भूकंप के केंद्र और उपकेंद्र में क्या अंतर है। पृथ्वी के बाह्य कोण और आंतरिक कोण में अंतर लिखिए। क्रम से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपका दिया पृथ्वी के मेंटल है, हमें उसकी क्या 2 विशेषता बतानी है। तो क्या विशेषता है कि पृथ्वी के मेंटल क्रस्ट के नीचे स्थित है और पृथ्वी के आयत का लगभग 84% हिस्सा बनाता है। यह मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों से बना है जो ठोस अवस्था में है, लेकिन उच्च तापमान और दबाव के कारण प्लास्टिक की तरह का व्यवहार करने लगता है। ये आपका दिया है। भूकंप के केंद्र और उपकेंद्र में आपको अंतर बताना है। तो भूकंप के केंद्र के बारे में दिया हुआ है कि यह पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहाँ भूकंपी ऊर्जा निकलती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। उपकेंद्र क्या है कि भूकंप का उपकेंद्र यह पृथ्वी सतह का वह बिंदु है जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है और वह स्थान है जहां भूकंप के झटके सबसे कम महसूस किए जाते हैं। भूकंप के केंद्र और उपकेंद्र के बारे में बताया जा रहा है। फिर आपसे दोस्तों पृथ्वी के बाह्य कोण और आंतरिक कोण में अंतर पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के बाह्य कोण दिया हुआ है और दोस्तों आंतरिक कोण के बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल एक एक लाइन में बता दिए, क्योंकि 2 नंबर में है, 2 नंबर में हम उसके बारे में बता दें तो भी हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से मिलने वाली जानकारी पूछा जा रहा क्वेश्चन है कि भूकंप ये जो तरंगे होती हैं उनके अध्ययन करते में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें इससे दोस्तों से विभिन्न परतों की जो मोटाई होती है उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनका घनत्व और जो जो विभिन्न परतें हैं वो अवस्थान की पता चलती है, ठोस में है तरल में है, उनके बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और यह हमें भूकंप के कारणों और वितरण को भी समझने में मदद करती है। नेक्स्ट है एस तरंग पृथ्वी के कोण में प्रवेश क्यों नहीं कर पाती हैं। जो एस तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये, तो ये पृथ्वी के कोण में प्रवेश नहीं कर पाती। तो क्या कारण है, तो केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो कोण है वो तरल अवस्था में है। क्या रीजन है कि जो एस तरंगे हैं यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एस तरंगे हमारी ये केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। लेकिन जो हमारा पृथ्वी का जो कोण है वो बाह्य कोण है वो तरल अवस्था में लिक्विड में है, इसलिए एस तरंगे इनसे होकर गुजर नहीं पाती हैं, इसलिए वे पृथ्वी के कोण से प्रवेश नहीं कर पाती। सिंपल है। नेक्स्ट है एस तरंगे ठोस माध्यम में ही क्यों चलती हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि जो एस तरंगे होती है केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एस तरंगे होती हैं ठोस माध्यम में ही क्यों चलती हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो इस बार देखिए मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन आपको तब कंप्लीट करा दिया है। ओके, अब ये देखना है एस तरंगे ठोस माध्यम में क्यों चलती हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है जिसका अर्थ है कि कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के लंबत होता है। इस प्रकार कंपन के जो माध्यम की दृढ़ता की आवश्यकता होती है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, तरल पदार्थ में दृढ़ता नहीं होती है, इसलिए ऐसे तरंगे उनमें गमन नहीं करती। किसमें, जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें गमन नहीं करती, ठोस अवस्था में गमन करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और भूगर्भीय तरंगें क्या हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए आपके जो प्रत्यक्ष स्रोत है, पहले खनन परियोजना, दूसरा है आपका ड्रिलिंग परियोजना, ज्वालामुखी उद्गार, ये सब आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग के लिए अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष स्रोत हैं। भूगर्भीय तरंग क्या होती हैं, तो ये भूगर्भीय तरंग को क्या है भूकंपीय तरंग भी कहते हैं। वे ऊर्जा तरंगे जो क्या है भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट है या वो अन्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती हैं, तो वे आपकी भूगर्भीय तरंगे कहलाती हैं। तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन थे सब आपको बता दिए, 2 लाइन में बताए हैं, ओके, पूरा शॉर्ट में आपको बताया है। ओके, ताकि आप क्या है अभी कम समय है हमारे पास, फिर भी आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके, तो अब देख लेते हैं हम दीर्घ वाले क्वेश्चन। इससे पेपर में दोस्तों इस चैप्टर से आपका त्रैमासिक में नहीं, आपका अर्धवार्षिक, आपकी वार्षिक परीक्षा में भी इस चैप्टर से आपके
आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है, और जिसमें हाई चांस है, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, जितने चाहे स्टार लगा दो उतना कम है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सचित्र वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चित्र सहित बताना है। ओके, तो देखिए आपकी जो पृथ्वी की संरचना हम बात करें तो 3 भागों में विभाजित है आंतरिक संरचना, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। पहले भूपरपट्टी के बारे में आप तैयार कर लीजिएगा, तो मेंटल के बारे में आपको तैयार कर लेना है, और यह डायग्राम का सीन छोड़िए, डायग्राम इस प्रकार से आपका रहने वाला है। फिर दोस्तों आपको क्या है, क्रोड के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ओके, तैयार कर लिया, क्योंकि हाई चांस है कि आपके टीचर आपके पेपर में क्वेश्चन दे, तो यहाँ से आप ये तैयार कर लेते, 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। और वार्षिक परीक्षा में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, आगे फिर देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा शील्ड ज्वालामुखी तथा मिश्रित ज्वालामुखी में कोई 4 अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है, शील्ड ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी में अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर आपका दिया हुआ है। शील्ड ज्वालामुखी के बारे में आकृति, लावा की प्रकृति, विस्फोट की प्रकृति के आधार पर, इन विशेषताओं के आधार पर शील्ड ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी में आपको अंतर बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा भूकंप से होने वाले कोई 4 प्रभावों को लिखिए। कि भूकंप आता है तो इससे होने वाले 4 प्रभाव क्या है। प्रभाव होता है कि भूमि का हिलना, भूकंप आता है तो भूमि हिलने लगती है और इमारतें गिरती हैं, भूस्खलन होता है, हिमस्खलन होता है, इसके साथ ही सुनामी आने लगती है। ओके, आग भी लगने लगती है, क्योंकि भूकंप गैस पाइपलाइनें टूट जाती हैं। भूकंप आती है तो गैस की पाइपलाइनें, जमीन के अंदर क्या है, इस प्रकार की बिजली के तार है, इसी बार से गैस की लाइनें भी, पाइपलाइन भी डली हुई हैं, तो कई बार जब भूकंप आता है तो टूट जाती हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं, जिससे आग लगने का खतरा भी हो जाता है। तो ये सब है भूकंप से होने वाले 4 प्रभाव के, ये तो आप सिंपल जानते ही होंगे, बस एक बार आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्वृद्धि आकृतियां से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वृद्धि आकृतियों को संक्षेप में बताइए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। पहले तो आपकी 1-2 लाइन ये दी हुई हैं, तो उन्हें आप देख लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, और पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया। अंतर्विविधि आकृतियाँ, बिथोलिक होता है आपका, थैलोलिथ होता है, हैकुलिथ है, सिल्क है, डाइक है, एक पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंपीय छाया क्षेत्र को सचित्र आपको बताना है। इसका डायग्राम और देख लीजिएगा, भूकंपीय छाया क्षेत्र बता के बारे में आपको ये दिया हुआ है। डायग्राम बस आपको और एक बार देख लेना है, बाकी इसी थ्योरी मैंने आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, ढक्कन की पठार की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। ढक्कन की पठार की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मेन जो कारण है ढक्कन का पठार बना है वो ज्वालामुखी उद्भेदन से बनाया, ज्वालामुखी के लावा से तैयार हुआ है। ओके, हमने ऑब्जेक्ट में भी देखा था, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकारों या कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको आपको समझाना है। फिर पी तथा एस तरंग में आपको अंतर बताना है। पहले तो हम देख लेते हैं ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भाग में बांटा गया है, तो ये आपको यहाँ बताया जा रहा है। ओके, तो ये आपका ये कहती है उद्भेदन ज्वालामुखी। इसके बाद दोस्तों आपका दिया हुआ है आपका धरारी उत्पीड़न ज्वालामुखी, तो इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा पी तरंग और एस तरंग में 4 अंतर पूछा जा रहा है। ये आपका दिया है, गति संचरण का माध्यम, कणों की गति, विनाशकारी क्षमता, इन पॉइंटों के आधार पर पी तरंग और एस तरंग में आपका अंतर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है आपका 4 प्रकार बताए हैं। तो आपका दिया है भूकंप के 4 प्रकार। पहला आपका टेक्टोनिक भूकंप, इसके बारे में आपको ये दिया हुआ है। फिर दोस्तों आपका दिया है ज्वालामुखी भूकंप, कॉपलिस भूकंप और विस्फोटक भूकंप। ये आपके दिए हैं भूकंप के 4 प्रकार। पहले तो आपको उनके नाम ही याद कर लेना है, फिर उनके बारे में 2 लाइन आपको पढ़ के रखना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या अध्याय 3 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अध्याय 4 महासागर और महाद्वीपों का वितरण, इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें अति लघु 3 प्रश्नोत्तर। अध्याय 4 में महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैज्ञानिक ने किन बलों का उल्लेख किया था। जैसे मेंटल के संबंध धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के कारण है। ढक्कन ट्रंप के निर्माण में के दौरान भारतीय स्थल खंड की स्थिति क्या है। तीनों के अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, इनका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैज्ञानिक ने किन बलों का उल्लेख किया, तो आपका ये दिया है बल, जैसे ध्रुवीय पोलर फ्लिंग बल, जैसे क्या पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ज्वारीय बल बताया, जो कि आपका सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होता है, इन 2 का उल्लेख किया। मेंडल के संबंध धाराओं के आरंभ होने से और बने रहने के क्या कारण है, तो वो आपका दिया है।
ढक्कन ट्रंप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थलखंड की स्थिति पूछी जा रही है। तो भारतीय स्थलखंड विषुवत रेखा के पास उत्तर की ओर गति कर रहा था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गोंडवाना लैंड और आरेशियन और लॉरेशियन में क्या अंतर है। गोंडवाना लैंड और आपको लॉरेशियन में अंतर पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट है, प्लेट विवर्ती सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के मुख्य प्रकार के कौन से हैं। तो सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ इसका, गोंडवाना लैंड और लॉरेशियन में बीच अंतर। फिर प्लेट विवर्ती के सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के मुख्य प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो प्रकार महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ये प्लेटों के प्रकार दिए हुए हैं। तो तैयार आपको कर लेना है। तो ये हमारे हो जाते हैं पूरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर मैंने बता दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3 नंबर वाले रहने वाले हैं। चलिए इन्हें देख लेते क्रम से। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दी गए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा प्लेट विवर्ती का सिद्धांत में प्रमुख अंतर लिखिए। दोनों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इन दोनों में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर के लिए। ओके, तो इन दोनों को तैयार करके रखिएगा, 3 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। तो वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आपको क्या पक्ष के प्रमाणों की व्याख्या करनी है। तो आपका दिया है महाद्वीपों की समरूपता, जीवांशों का वितरण, प्लेसर निक्षेप, ग्लेशियम का जमाव, क्रम से दिए हुए हैं पॉइंट। तो ऐसे आपको तैयार कर लेना है। इन पॉइंटों के आधार पर इनके प्रमाण बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्ती के सिद्धांत में अंतर आपको बताना है। तो ये अंतर यहाँ से आपका दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया है, संरचना और व्याख्या का विस्तार। इन पॉइंटों के आधार पर आपका अंतर यहाँ दर्शाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेटों की सीमाओं का आपको वर्णन करना है। तो इन सीमाओं का वर्णन इस प्रकार से दिया है कि प्लेट संचरण के फलस्वरूप प्लेटों की सीमा कौन सी, अभिसारी सीमा है, अपसारी सीमा है और रूपांतरित सीमा। ये 3 सीमाएं आपकी दी हुई हैं। और इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्ती के सिद्धांत में मूलभूत अंतर आपको बताने हैं। तो गतिशीलता इकाई, चालक बल, भूगर्भीय घटनाओं की व्याख्या, इन पॉइंटों के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्ती के सिद्धांत में आपका अंतर दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय प्लेट के संचलन की स्थिति को आपको स्पष्ट करना है। तो उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों के प्रमुख बलों का आपको वर्णन करना है। तो 2 देखिए मेन बल थे, ज्वारीय बल थे, एक आपका ध्रुवीय फ्लाइंग बल था, उनके बारे में आपका दिया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है। तो आपका दिया है, प्लेट प्रवाह की दर किस प्रकार से निर्धारित होती है, इन पॉइंटों के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ 7 क्वेश्चन थे, तो वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। मैंने आपको क्या है 3 क्वेश्चन तो आपको पढ़ के रखना है, 7 में से 3 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। तो आपका क्या है यहाँ से आपका काम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अध्याय 5 भू आकृति प्रक्रियाएं। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इससे दोस्तों हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने यानी 3 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि भू आकृतियों के विकास में बहिर्जनित एवं अंतर्जनित दोनों शक्ति किस प्रकार संतुलित व्यवहार करती हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। ये आपका सॉल्यूशन दिया है। अब मैं आपको ना ज़्यादा बता रहा हूँ, ओके, ना समझा रहा हूँ ज़्यादा, ये आपको पूरा सॉल्यूशन मैंने तैयार कर दिया है। ओके, अगर आपको क्या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, एक बार पढ़ कर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ ताकि आप क्या जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप अच्छे से पढ़ सकें। बहिर्जनित प्रक्रियाएं भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित करती हैं। कथन के साथ आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपका दिया हुआ है कि जो हमारी बहिर्जनित प्रक्रिया में क्या होती है, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सब बात की आती हैं बहिर्जनित प्रक्रिया में। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थलाकृतियां आपको निर्मित कर देती हैं। तो ये आपका दिया हुआ, उसके बारे में क्यों करती हैं उसके बारे में पूरा आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृदा निर्माण भौगोलिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है, व्याख्या कीजिए। यदि आपका दिया हुआ सॉल्यूशन कि मृदा निर्माण भौगोलिक संरचना से निर्धारित होता है, इसके बारे में आपका दिया हुआ है। क्योंकि मूल मिट्टी मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों से को प्रभावित करती है। मूल चट्टान का प्रकार है जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना, अतः मृदा की बनावट, खनिज संरचना, रंग, उर्वरता को निर्धारित करता है। पूरा तैयार कर लीजिएगा। जैसे अपक्षय किसी देश के आर्थिक और समृद्धि का स्रोत स्पष्ट कीजिए। तो आपका दिया अक्षय आर्थिक समृद्धि का स्रोत, आर्थिक समृद्धि का योगदान, यही आपसे पूछा जा रहा स्रोत, इसका बताना है किस प्रकार से है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अंतर्जात और बहिर्जात बलों में 3 अंतर आपको बताना है। तो आपका दिया हुआ है 3 अंतर। उत्पत्ति, प्रभाव, उदाहरण, इन पॉइंटों के आधार पर आपके अंतर दिए हुए हैं।
उत्पत्ति में पहले किस बात से दिया कि जो अंतर्जात बल होता है वो आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, जबकि बहिर्जात बल क्या जो पृथ्वी की बाहरी सतह होता है उससे उत्पन्न होता है, इसलिए नाम ही उसका अंतर्जात यानी अंदर से जो बल उत्पन्न हो रहा है, बहिर्जात यानी जो पृथ्वी की सतह बाहर में उत्पन्न हो रहा है। फिर इसके प्रभाव और उदाहरण भी बताए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, पटल विरूपण के अंतर्गत कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, समझाइए। तो देख लेते हैं पटल विरूपण के अंतर्गत सम्मिलित प्रक्रियाएं। तो पटल विरूपण के अंतर्गत पृथ्वी की पपड़ी में होने वाली या सतह पर सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो आकृतियों में बड़े पैमाने में परिवर्तन लाती हैं और की दिए क्रम से दिए हैं पॉइंट वाइज पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय के प्रकारों को समझाइए। तो आपका दिया अपक्षय और उसके प्रकार। पहले तो अपक्षय के बारे में बताया जा रहा है कि वह प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ओके, इसका चांसेस के आने के तो पढ़ के रखना है आपका ओके। और मृदा के निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए अगले वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के रखना है। सॉल्यूशन में क्रम से आपको बता देता हूँ। अपक्षय क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों अपने स्थान से टूटती हैं, विकृत होती है, बिना किसी महत्वपूर्ण स्थानांतरण के जाती हैं। यह अपवर्तन से भिन्न है जिसमें पदार्थों का स्थान शामिल होता है, अपक्षय कहलाता है। ये 3 आपकी मेन प्रकार है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इसके बाद मृदा निर्माण के कारक आपको बताने हैं, तो क्रम से कारक दिए हुए हैं। पहला कारक है आपका मूल चट्टान, दूसरा आपका जलवायु, क्रम से यहाँ पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट दिए हुए स्थलाकृति, फिर नेक्स्ट आपका जीव, समय, ये सब पॉइंटों के आधार पर बताया जा रहा है। तो हो जाते हैं हमारे मृदा निर्माण के कारक। फिर नेक्स्ट हमारा भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया को समझाइए। अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी से आपको स्पष्ट करना है। तो भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया दी हुई है, भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया, अपक्षय का पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायित्व तो ये आपका दिया हुआ है, कंप्लीट होता है। इस बार से आपके जो अध्याय 5 है, यहाँ से 203 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 लगभग यहाँ 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो 10 क्वेश्चन में कम से कम आपको 3-4-5 क्वेश्चन तो पढ़ के रखिएगा। ओके, तो 2 आपको ये बता दिए, आगे की 2 और पढ़ के रखिए, तो 4-5 क्वेश्चन पढ़ लेते 10 में से, तो यहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा 200 रह जाता है आपका अध्याय 6, भू आकृति और विकास। ये तो आपका रह ही जाता है, इसके साथ ही हमारे 2 अध्याय और रह जाते हैं आपकी दूसरी पुस्तक के। तो दोस्तों मैं आपको सेकंड वीडियो में कवर करा दूंगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, इसलिए अपने तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।